डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चन तुम लोगों को आते हैं समझ? आसान क्वेश्चन रहते हैं, है ना? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इक्वल टू द टोटल प्रेशर। सिंपल तरीके से बोले तो इतना ही उसका काम है ना, कि सम ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द और सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इक्वल टू द टोटल प्रेशर, है ना? ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह से इसके क्वेश्चंस जब 11th में तुम लोग थे किए होंगे तो भी सफिशिएंट था वो टॉपिक कर से करना, है ना? क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं बनते, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है कि हम लोगों ने ये कंटेनर है, इसमें कौन था 2 ग्राम ए था, किया आप लोग ये वाला क्वेश्चन? तो प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर वाज 1 atm। कितना था बेटा? 1 atm। इसमें क्या किया गया, 3 ग्राम बी और डाल दिया हम लोग। डाल दिए 3 ग्राम बी, 3 ग्राम बी और इसके अंदर डाल दिया, तो प्रेशर जो हो गया वो कितना हो गया? प्रेशर जो हो गया 3 ग्राम बी डालने के बाद में हो गया 1.5 atm। मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ ए एंड बी, निकाल सकते हो? फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर मास, फाइंड द रेशियो of molar mass, find the ratio of molar mass of A and B। A and B के मोलर मास का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना सब लोग? ऐसा तुम लोगों से बोला होता कि हम लोगों के पास में एक कंटेनर है, इसमें A है और B है, इसका टोटल प्रेशर कितना है? 8 है, 8 atm में बोल दे, है ना? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A to that of moles of B is 3:5, ऐसा कुछ बोल दे। आपसे पूछे फाइंड, बहुत आसान क्वेश्चन है, रेशियो भी बहुत आसान दे दिया इसका ना, इसलिए कि तुम लोगों को थोड़ा लॉजिकली समझ में आ जाए। So find the pressure inside the container if gas A is removed। निकाल सकते हो कि नहीं? कितना आएगा जल्दी से आंसर, एक ही सेकंड में दे दूं? नहीं आ रहा है ऐसा? चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये कर सकते हो ना? तो प्रेशर ऑफ ए कितना जल्दी से बताओ इसमें? हाँ, प्रेशर ऑफ ए कितना है? 1। प्रेशर ऑफ बी कितना है? 0.5 ना। जब अकेला ए था तो प्रेशर कितना था? 1 था। जब ए और बी दोनों आ गए तो कितना हो गया? 1.5। तो बी का प्रेशर कितना हो गया? तुमको पता है प्रेशर ऑफ ए अपन प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। प्रेशर रेशियो इज मोल रेशियो, लिखे थे हम लोग पिछले वाली क्लास में। मोल्स ऑफ ए क्या होगा? मास ऑफ ए। मास ऑफ ए कितना है? 2 अपॉन मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाय 3 अपॉन मोलर मास ऑफ बी। ये किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 0.5। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 1/2। हाँ ना, ये कितना आएगा? 2/3। 1/2 इंटू 3/2 ऐसे आएगा ना। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? अच्छा, ये 2 आ जाएगा ऊपर, ये ऐसा आएगा 2 इंटू 3/2 ऐसे आएगा ना। 2 से 2 गया वो कैसे? ये तो 1/2, ये तो 2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 3, है ना? ये तो 2 हो गया ना। ये 2 है कि नहीं? ये कितना है? 2, और ये चला जाएगा नीचे 3, तो 2/3। तो उधर जाके क्या हो गया? 3/2। तो क्या इतना सोच रहे हो इसमें? तो ये हो गया ना क्वेश्चन? हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। अभी ऐसा मत देखो इसको, दूसरा वाला क्वेश्चन भी बेटा देखते ही खत्म हो जाना चाहिए।
हो गया, समझ गए आप लोग? जीओसी कर रहे हो, इसको सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान था बेटा। देखो, टोटल प्रेशर इज 8 atm, तो आपको पता है प्रेशर रेशियो इज मोल रेशियो, तो इस 8 में से ए का प्रेशर कितना होगा बताओ? 3। बी का कितना होगा? 5। रेशियो में होगा ना प्रेशर। ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा निकाल लो कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। प्रेशर ऑफ ए कितना होगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? 3/8 इंटू 3। ऐसे लिखे हम भी, मैं सोच लिया कि इनका ऐड करने पे 8 आ रहा है तो इसी को लिख दो ना, 3 और 5 ही। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक को हटा दे तो कितना बचा? एक को हटा दे तो 3 गया, ये और आंसर। एक को हटा देंगे 3 चला जाएगा, कौन बचा? बी बचा। बी का प्रेशर कितना है? 5 है, तो वो लगाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके रहते हैं। हाँ, लिख दिए क्या? एक टाइप का और क्वेश्चन पूछते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कंटेनर था हम लोगों के पास, इसमें नाइट्रोजन गैस है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ऑक्सीजन गैस है। इसका वॉल्यूम कितना है? 300 ml। इसका कितना है बेटा? 400 ml। इसका प्रेशर कितना है? मान लो कि 10 atm। इसका प्रेशर कितना है? 8 atm। इसको उठा के सबको एक दूसरे कंटेनर में डाल दिए, जिसका वॉल्यूम कितना है? 200 ml। पूछेगा प्रेशर कितना होगा, बता सकते हैं क्या? इसको भी उठा के इसमें डाल दिए, इसको उठा के इसमें डाल दिए। पूछो व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। क्या करें? क्या करें? अभी सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो, सोचो पहले, सुनो। इस गैस को यहाँ उठा के डाले मतलब क्या हुआ? इसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो प्रेशर भी चेंज होगा। ये सारा का सारा गैस उठा के यहाँ डाले ना, तो क्या मोल्स ऑफ गैस में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो क्या लगा देंगे? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 कितना? 10। V1 कितना? नाइट्रोजन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। P1 V1 P2 V2 कितना बेटा? 300 विल बी इक्वल्स टू P2 कितना? P2 मान लेते हैं, P2 मतलब P ऑफ N2 मान लेते हैं, और V2 कितना होगा बेटा? 200। तो P ऑफ N2 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 3/2 15 आ जाएगा। आपसे पूछा जाए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में P1 V1 लगाओ तो बेटा 400 इंटू 8 बराबर किसके? 200 इंटू P ऑफ O2। P ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 16। तो आपको मिल गया ना प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑफ N2 प्लस P ऑफ O2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये 15 प्लस सब कुछ मिला के 31 atm। दिस इज आंसर। क्या समस्या थी? दोनों चीजें यूज कर लिया ना, बॉयल्स लॉ अलॉन्ग विद डाल्टन्स लॉ। यहाँ डाल्टन्स लॉ काम आया और यहाँ पे बॉयल्स लॉ काम आ गया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा? आ रहा है तुषार? ये सर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? तो यस ऐसे सर। क्वेश्चंस आते हैं डाल्टन्स लॉ पे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन ये भी समझना कि पूरा गैसियस स्टेट में इधर उधर का सब कुछ मिक्स रहता है, इंडिविजुअली किसी की वजह से क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते। सब कुछ को मिला के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ग्राम्स लॉ वगैरह के सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, जो भी पढ़ाने वाला। ठीक है, हो गया क्या? लिखो एमेगेट्स लॉ। एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। डाल्टन्स लॉ किसका था? पार्शियल प्रेशर का था। एमेगेट्स लॉ किसका है? पार्शियल वॉल्यूम का। बेटा वॉल्यूम
पार्शियल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पार्शियल वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम occupied by gas, by individual gas, individual, सही लिखा है? सही लिखा है स्पेलिंग? चलो आजादी ऐसा लग रहा है स्पेलिंग में देख। वॉल्यूम occupied by individual gas at the same condition of, at the same condition of temperature and pressure as that of mixture। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मिक्सचर का प्रेशर था उसी प्रेशर को रखे हम लोग और उसी टेम्परेचर को रखे, तो उस कंडीशन पे जितना वॉल्यूम कोई भी इंडिविजुअल गैस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग पार्शियल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब ऐसे समझो, मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक मिक्सचर हम लोगों के पास में है, किसका? ए बी सी गैस का। इसका कितना मोल्स? एन ए। इसका कितना मोल्स? एन बी। इसका मोल्स कितना लिया गया? एन सी। तीनों को हम लोगों ने बेटा एन ए एन बी एन सी मोल्स लेके एक मिक्सचर बना लिया। इस मिक्सचर बना लिया हम लोगों ने, इसका कुछ प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा? बट इसका प्रेशर होगा पीटी, वॉल्यूम होगा वीटी। प्रेशर तो पी हम लोग लिख रहे थे ना, सबका प्रेशर सेम लेंगे। टेम्परेचर क्या होगा बेटा? टी। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक गैस को उठा के दूसरे कंटेनर में डाल दिया, सेम साइज का कंटेनर दूसरा, उसमें डाल दिया, एक पिस्टन लगा लिया यहाँ पर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पिस्टन लगा लिए, उसमें कौन सा वाला गैस डाल दिए? ए गैस। कितना मोल्स? जितना यहाँ पे था उतना ही मोल्स। अब इस पिस्टन को क्या करेंगे बेटा? धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। कब तक कंप्रेस करेंगे? जब तक कंप्रेस करेंगे तब तक ये पिस्टन कितना प्रेशर नहीं दे देता, इसके अंदर प्रेशर कितना नहीं देता? प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के इक्वल। जो भी इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल वॉल्यूम। टेम्परेचर कैसा रहेगा? टी। नहीं समझे क्या पार्शियल वॉल्यूम क्या रहता है? समझ गया ना? वो तो सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के जो मिक्सचर था, मिक्सचर के प्रेशर के इक्वल जिस वॉल्यूम पे ये प्रेशर लगाएगा ना, उस वॉल्यूम को हम लोग पार्शियल वॉल्यूम बोलेंगे, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम लोगों ने उठा के यहाँ कौन सा वाला गैस रख लिया बेटा? बी गैस। कितना? इसको क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। कब तक कंप्रेस करेंगे? जब तक ये प्रेशर कितना नहीं दे देता बेटा? पी प्रेशर नहीं दे देता। इसका अपना एक वॉल्यूम होगा, उसको बोलेंगे पार्शियल वॉल्यूम ऑफ बी। टेम्परेचर कैसा रखेंगे? सेम। पी और टी इज सेम। पी और टी सेम रखेंगे बेटा, तो आसान सा काम है। आपसे पूछे इसका आइडियल गैस इक्वेशन लगा, हम लोग बोलेंगे पी इंटू वी टी विल बी इक्वल टू टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर टी। ऐसे लिखेंगे ना? पीवी इक्वेशन आर टी लगाए ना इस पे पी इक्वेशन आर टी लगाओगे तो क्या होगा? पी इंटू वी ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू आर टी। इससे बोलोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? P इंटू वी ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी। हाँ या ना? कोई समस्या है क्या तुम लोगों को? बोलो कोई समस्या है? नहीं है समस्या? बेटा इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोल लेते हैं ना, इसको लोग बोले थर्ड, तो इनको आपस में डिवाइड कर लो। आपसे बोल जाए बेटा सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को किससे डिवाइड करो? फर्स्ट से। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? वी ऑफ ए अपॉन वी टी will be equals to moles of A upon total moles ना, moles of A plus moles of B plus moles of C, that is mole fraction of A। मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ A is equals to mole fraction of A into VT। आया ना? सेम में आप लोगों से बोला होता है बेटा कि सेकंड थर्ड को डिवाइड कर दो किससे? थर्ड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो लोगों को क्या मिलता? आपको मिलता V of B upon VT moles of B upon total moles, that is mole fraction of B। तो आप लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ B, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ B
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वीटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जनरल इक्वेशन ये बन गया, हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल आई कैन से कि पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल वॉल्यूम। इन जनरल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल वॉल्यूम। ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा? मैं तो पूरा कॉपी करते आ रहे साथ में, तूने लिखा? यस सर, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। ठीक है बेटा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, देखो यहां से ऐसा बोल सकता हूँ, तो देखो ये सब कुछ लिखा है इधर। ऐसा बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो। इसको पहले भी एक बार बोल रहे थे हम कभी, नहीं वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो ही बोले थे ना कभी, एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने भी तो ये बोला है। वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो कब? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो है ना। आप लोग यही बोल सकते हो कि वॉल्यूम परसेंटेज इज मोल परसेंटेज, है ना। वॉल्यूम परसेंटेज इज मोल परसेंटेज, ये बेटा काम आने वाली है। तो पार्शियल वॉल्यूम क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, लिख दिए इसको। हो गया बेटा? चलो थोड़े थोड़े टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे अभी, है ना। ओके सर। ये बताओ कि मेरे पास एक कंटेनर है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है हम लोगों के पास में? मिक्सचर है हम लोगों के पास गैसेस का। आपसे पूछे इसका मास क्या होगा? आपसे पूछे इसका मास क्या होगा, इसका आप लोग बता सकते हो? तो मास क्या होगा? आप लोग बोलोगे मोल्स ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ वन, ऐसे ही करेंगे ना। मोल्स इंटू मोलर मास क्या होता है? मास। जितनी भी गैसेज होती है उन यस सबके मोल्स इंटू मोलर मास को ऐड कर लेंगे ना। क्या यस कर लेंगे? सर। N2 प्लस M2, है ना, N2 M2 प्लस N3 M3, ऐसे ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। प्लस ऐसे करके हम लोग ऐड करते हुए चले जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, है ना। मैं आपसे पूछूं इसके अंदर मोल्स कितने होंगे टोटल, तो बोलेंगे मोल्स होंगे N1 प्लस एंड N2 प्लस N3 प्लस, ऐसा N3। करके ऐड कर लेंगे हम लोग। यस सर। आपसे पूछो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट किसका बेटा? मिक्सर का। तो कैसे निकालेंगे बताओ? मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है? टोटल मास अपॉन मोल्स। अरे मास अपॉन मोल्स होता है कि नहीं होता? यस सर। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल्स, मास पर यूनिट मोल। मोल। हाँ या ना? यस एक सर। मोल का जो मास होता है उसी को तो मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। अच्छा पूछिए यस इसका सर। मोलर मास क्या होगा? उसमें ग्राम जो भी यू वगैरह लगा लेंगे सब कुछ, तो मास अपॉन मोल्स होगा। मास कितना है बेटा हम लोगों के पास में? ये होगा N1 M1 प्लस N2 M2 N2 प्लस प्लस N3 M3, N3 N3। ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 N2 प्लस प्लस। N3, ऐसे होगा कि नहीं आएगा? कोई समस्या तो यस नहीं है? सर। नो मैं सर। बोल सकता हूँ ना, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MI NI अपॉन अपॉन NI। NI। आया ना? कोई यस समस्या? सर। नो सर। कोई समस्या है क्या? लिखो पहले इसको यहाँ पर।
लिख दिए क्या? यस सर लिख दिए। बट इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना, देखो इसको मैं फिर दूसरे तरीके से लिखता हूँ, इसको वैसे भी लिख सकते थे कि ये हो जाएगा बेटा n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3। पानी ला के दो मुझे, ठीक है ना, उधर ही रखी होगी बोतल, देखो, डिवाइडेड बाई nt, है ना, ऐसा ही लिख सकते हैं टोटल मोल्स। कोई समस्या है क्या? टोटल मोल्स लिख दूं ना, नो इन सबको सर। ऐड करने का में टोटल मोल्स हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, n1 अपॉन nt अलग अलग डिवाइड कर लूं इंटू m1, कोई दिक्कत है क्या? प्लस n2 अपॉन nt n2 upon m2 प्लस n3 अपॉन nt इंटू m3 प्लस, m3। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। n1 अपॉन nt क्या होता है बेटा? This is वॉल्यूम mole fraction रेशियो। of 1, this is mole fraction of 2, this is mole हाँ fraction of 3, है कि नहीं है? बट यस आप लोग सर। ऐसा बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर होता है, दैट इज इक्वल्स टू x1 m1 प्लस x2 x2 m2 प्लस x3 m3 m3। प्लस सो ऑन। तो यस जनरल सर। फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर का, दोनों में से कोई भी यूज करना पड़ सकता है, दैट इज समेशन ऑफ xi mi, ठीक है ना। इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसको 2-3 डब्बे में बंद कर लेना, निकल के ना भाग जाए ना। ओके सर। हाँ, लिख दिए? छोड़ दो बेटा इसको। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा मुझे फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बता सकते हो? assuming it to be a mixture of नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, इसके अलावा दुनिया में मान लेते कुछ भी। कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग? नहीं कर सकते? चलो एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बेटा, if the density of a mixture of N2 and O2 at STP is 1.3 gram per liter, 1.3 gram per liter. Calculate the pressure of O2 and the mixture. ये क्वेश्चन जो करेगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। Calculate the pressure of oxygen in the mixture, दूसरा जो क्वेश्चन करेगा। पहला वाला क्वेश्चन हुआ क्या? इससे आसान कोई दुनिया में क्वेश्चन नहीं होता। हाँ क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर, हाँ कितना होता है? पहले तो परसेंटेज जो दिया है वो किसका परसेंटेज पढ़े थे? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एयर में 20% ऑक्सीजन, 21%, 78% किसका परसेंटेज था? मास का परसेंटेज था क्या था? किसका परसेंटेज था? टीचर से पूछे किसका परसेंटेज बता रहे हो? वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो तुम लोगों के दिमाग में तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें क्या स्लो पढ़ाया है।
कभी नहीं पूछे कि किसका परसेंटेज बता रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, वो कौन सा परसेंटेज होता है, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। तो आपको वॉल्यूम परसेंटेज दिया ना, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है बेटा, मतलब मोल परसेंटेज। आपसे पूछो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना होगा, आप बोलेंगे 0.8। अरे हाँ या ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर कितना, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर कितना हो जाएगा, x of O2 into molecular weight of O2 plus x of N2 into, क्या दिक्कत थी इसमें, क्यों नहीं हुआ तुमसे। O2 कितना था, 0.2 into molecular weight of the O2 कितना होगा 32 plus 0.8 into 28, है ना, क्या 28.8, this is 29। आज के बाद में डायरेक्टली यूज कर लेना इसको, 29 ग्राम पर मोल हम लोग लेके चलते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर। कोई क्वेश्चन पूछे एयर वगैरह से, मॉलिक्यूलर वेट यूज करना पड़े, कितना यूज कर लोगे, दैट इज 29, समझ गए ना। इजी क्वेश्चन था, तुमसे नहीं हुआ, देखो आंसर हो गया था, हमने कर लिया था पहले। चलो बेटा अच्छी बात है, कर लिया था तुमने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, कॉपी कर लिया ना तुषार, यस सर कर लिया। वीडियो भी ऑफ कर लिया। If the density of a mixture of N2 and O2 at STP is, STP पे डेंसिटी गिवन है बेटा, तो आपको बाकी का कंडीशन पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, इसमें क्या करें, क्यों होगी इक्वल, तो मोल इक्वल दोनों के होंगे तब जाके वॉल्यूम इक्वल होगा ना। एसटीपी ऐसे थोड़ी कि 10 ग्राम तुम लोग हाइड्रोजन ले जाओ और 10 ग्राम ऑक्सीजन ले जाओ, क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तुम बताओ, 10 ग्राम ऑक्सीजन 10 ग्राम हाइड्रोजन, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा एसटीपी पे, क्यों, क्योंकि दोनों के मोल्स में बहुत अंतर है। 10 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 5 मोल और 10 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब लेस देन 0.5 मोल, आधे से भी कम। तो ये जो पहले जो निकाला है मोल मॉलिक्यूलर वेट पे इसमें यूज करेंगे क्या ये एयर थोड़ी है, पता नहीं किस डब्बे में तुमने किस रेशियो में रखा है। चलो डेंसिटी दिया ना बेटा, अब सुनना ठीक से, आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। देखो सोचना ठीक, आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन टोटल प्रेशर। एसटीपी पे टोटल प्रेशर तो तुम्हें पता है बेटा ना, एसटीपी पे रखा गया है तो 1, पता है कि नहीं पता, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, मतलब डब्बे का प्रेशर 180 है ना, चलो अच्छी बात है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन कैसे मिले, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा अगर इस मिक्सचर का तो मॉलिक्यूलर रेट पता हो तो, मॉलिक्यूलर रेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पीएम इज इक्वल टू क्या होता है, डीआरटी। एक ही क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन है, कितना कॉन्सेप्ट यूज किया देख रहे हो। पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, पी और डीआरटी अपॉन पी, हाँ या ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा कि नहीं, मिल गया। ये हम किसके इक्वल होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू 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 32 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू 28। तुम्हें किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, इसमें भी दिक्कत है क्या, ऑक्सीजन का चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू, मिल जाएगा यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, उठा के रख लोगे यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन। क्या क्या यूज करवाया, आइडियल गैस इक्वेशन, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट, और ये डाल्टन्स लॉ, छोटा सा क्वेश्चन है देख।
जितना छोटा क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिखा हो ना पेपर में क्वेश्चन, तो उसमें तो खुश हो जाया करो कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया होगा, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। और छोटा सा क्वेश्चन परेशान कर सकता है तुम, और ज्यादा लिख देगा तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ना तुम्हें उसके बारे में। पढ़ने में टाइम जरूर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वो दिक्कत नहीं करता है कभी भी। हो गया ये सब, लिख दिए। अब मैं कैलकुलेट करूं, कर लोगे तुम लोग इसको? आर तुम्हें पता है, टी तुम्हें पता है, पी तुम्हें पता है, सब पता है तुम्हें। होशियार होगा ज्यादा। चलो चलें आगे। लिखो डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। क्या लिखो बेटा? डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। जानते हो तुम लोग डिफ्यूजन डिफ्यूजन वगैरह के बारे में? चलो बेटा, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का मतलब एक ही बात, ठीक है ना? चलो बेटा, दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, डिफ्यूजन एक तो यूज करते हैं। वैसे अगर इन लोगों को, इन दोनों शब्द को अगर सही से सोचो तो वैसे अलग अलग है ना? कॉमन सेंस की बात है, पड़ोस में खाना बन रहा हो तो पता चल जाता है कि नहीं चल जाता? किसी के यहाँ अच्छा सा खाना बना हो तो पकौड़े वकौड़े बने, पता चल जाता है। तुम लोग भी कह देते हो मम्मी बना दो, हाँ? नहीं कहते ऐसा, खुद बनाने लग जाते हो। तो किस वजह से पता चलता है? डिफ्यूजन डिफ्यूजन की वजह से ना, है ना? ऐसे ही है ना? चलो, तो इसके क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। क्वेश्चन मजेदार मतलब कई बार तो एक ही क्वेश्चन को आईआईटी ने 4-5 बार पूछा है, एक ही क्वेश्चन को 5 बार। ऐसा आईआईटी पूछता नहीं है, तो थोड़ा चेंज करके उसको बार बार पूछता रहा है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा चेंज करके, क्वेश्चन वही है, हर एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार पूछा है डिफ्यूजन डिफ्यूजन को लेकर। इसके क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि तुम लोग यहाँ बैठो, इधर से लाफिंग गैस छोड़ दे, जैसे टीयर गैस छोड़ दे, तुम पहले हंसोगे फिर रोगे, और चीजें होगा ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ना, कि यहाँ पूरी लाइन में बैठे कौन सा बच्चा पहले 5वें रो में बैठा हुआ बच्चा रोएगा क्या हंसेगा, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेगा, टाइम वाइम देके वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो पहले डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में अंतर क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ? डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग टेंडेंसी, मिक्स करने का आपस में एबिलिटी, है ना? एक गैस इधर से छोड़े, एक गैस इधर से छोड़े, मिक्स कर गया। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? लीक करने का टेंडेंसी। क्या करने का? कोई भी गैस लीक करेगा ना। जैसे मान लो मेरे पास में कंटेनर है, अब इस कंटेनर में क्या छोटा सा होल होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? होल। इस होल को क्या बोलते हैं? देखो क्या इंग्लिश सिखाएंगे आज तुम्हें हम लोग, इसको बोलते हैं ऑलिफिस, ठीक है ना? और मैक्सिमम टाइम आपको ऑलिफिस यूज किया हुआ मिलेगा इसके लिए, है ना? बट इसको क्या बोलते हैं? ऑलिफिस। तो इस ऑलिफिस से या होल से क्या करेगा? गैस लीक करेगा। तो लीक करने का टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसके टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। दोनों में अंतर है, लेकिन आपको कहीं पर डिफ्यूजन लिख दे, कहीं पर डिफ्यूजन लिख दे, हम लोग एक ही बात सोच के चलना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जनरली रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? देखो सबसे पहली बात, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इक्वल रहेगा तुम लोगों के पूरे सिलेबस में? किसके इक्वल? इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो एक ही बात सोच लेना, या अलग अलग सोच के चले? एक ही बात सोच के चल सकते हैं, ठीक है ना? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। दूसरी बात, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, इट इज ऑलवेज अज्यूम, इट इज ऑलवेज assumed that diffusion, और या फिर इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा बेटा? डिफ्यूजन is happening into vacuum। किसमें हो रहा है बेटा? सही स्पेलिंग लिखो। तुम लोग ऐसा मान के चलेंगे बेटा कि डिफ्यूजन और रिफ्यूजन हमेशा किसमें हो रहा है? वैक्यूम में हो रहा है। वैक्यूम में होने वाला समझ लो ना कि जहां गैस जा रहा है वहां कुछ नहीं है, खाली है उधर का इलाका, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? हम लोग ऐसा मान के चलते हैं हमेशा कि डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज ऑलवेज हैपनिंग इनटू वैक्यूम, ठीक है? एक बात और, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है
rate of diffusion or effusion is always directly proportional Density is is always directly proportional to the partial pressure of the gas. Directly proportional to the partial pressure of the gas. समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इसकी बिना ग्राम्स लॉ के ही पूरा मैं ये समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ग्राम्स लॉ पे ही समझाऊंगा वो चीजें कि डेंसिटी वगैरह पे कैसे डिपेंड करता है। हम चाहें तो उसको बिना ग्राम्स लॉ के भी समझा सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ग्राम्स लॉ से समझना ठीक रहेगा, तुम लोगों के दिमाग पे ज्यादा इधर उधर नहीं चलेगा, एक चीज पकड़ के काम करोगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन कैसा होता है? ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है। मतलब कहानी ये है कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना? इधर कौन है भाई साहब? इधर एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर CO2 गैस रखे हैं। प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर मान लेते कितना है? यहाँ एक होल हो गया तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अच्छा सोच के निकलेगा कि नहीं तुषार? हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि निकलेगा गैस नहीं अंदर से सर, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं 100% निकलेगा, ठीक है? तो इस लाइन को एक बार ठीक से पढ़ लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर। यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है? CO2 का 0.000x, ऐसा कुछ ना? तो इसका प्रेशर भी तो इतना ही होगा, 0.0 समथिंग, इससे तो कम ही होगा। या तो 50% CO2 रख दिए, ऐसा मान के चल रहे ना? अगर पूरा एटमॉस्फेयर भी अंदर रखे होते तो 50% CO2 दौड़ के निकलेगा बेटा बाहर, है ना? पार्शियल प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। टोटल प्रेशर से मतलब, टोटल प्रेशर से होता तो कभी तुम लोगों को आसपास का पड़ोस का खुशबू आता ही नहीं, क्योंकि जो गैस रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में कम है, बहुत कम, इसी वजह से वो आता है तुम लोगों तक। अगर वो इतना थोड़ी होगा कि वो 180 एटमॉस्फेयर से ज्यादा निकल के आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? उसका अमाउंट तो हमेशा कम ही निकलेगा ना। कम अमाउंट निकलेगा तो उसका परसेंटेज भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। पार्शियल प्रेशर, इस लाइन को पार्शियल प्रेशर को डब्बे में बंद कर लो। किस पर डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? समझ गए? जैसे इसके अंदर हम लोग CO2 रखो तो इसके अंदर नाइट्रोजन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? 0.2 के आसपास। फिर भी जाएगा क्योंकि अंदर तो नहीं है ना। कब तक जाएगा? जब तक उसका प्रेशर अंदर बाहर कैसा नहीं हो जाता। किसका प्रेशर? खुद का प्रेशर, बाकी के से कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो ग्राम स्लो लिखो। लिखो ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख लो। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, rate of diffusion or effusion is rate of diffusion or effusion is directly proportional. Rate of diffusion or effusion is directly proportional to rate of diffusion or effusion is directly proportional to directly थोड़ा गलत लिख दिया, इनवर्सली लिखो। डायरेक्टली को टाके लिखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कुछ और सोच रहा था इससे डायरेक्टली भूल गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square root of its density. Inversely proportional to the square root of its density. Square root of its density at the same condition of temperature and pressure. At the same condition of temperature and pressure को हम लोग constant रख लें, but the rate of diffusion is inversely proportional to square root of its density होता है।
इतना सा कहानी इन्होंने बोला, ठीक है ना? समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट आप लोगों ने पढ़ा है पीएम इक्वल्स टू क्या होता है, डीआरटी, हाँ या ना? टेम्परेचर प्रेशर सेम, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो यहां से बोल सकते हो रेट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, हाँ या ना? लिखो पहले इसको जल्दी से। लिख दिए क्या? चलो, दूसरा जो एक कहानी लिखे थे बेटा कि अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेट कैसा होता है बेटा? रेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और हाँ या ना? तो होता है कि नहीं होता? पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के, और बाहर का प्रेशर क्या मान रहे हैं हम लोग? जीरो, क्योंकि वैक्यूम में मान के चल रहे हैं ना, कांस्टेंट नहीं जीरो। मैंने बोला कि हमेशा ये सोच के चलेंगे कि डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, वैक्यूम में होता है। ग्राम स्लो हम लोग तभी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो ना? बाकी अगर कोई कंडीशन होगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कौन इधर जाएगा कौन उधर जाएगा, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो दूसरी कहानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, इन दोनों से बोल सकता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, from equation first and second I can say rate is directly proportional to P upon root m, है ना? तो बोल सकते हैं कि नहीं? तो R1 upon R2 is equals to P1 upon P2 under root of M2 upon M1, this is general equation तुम लोग यूज करेंगे। R1 upon R2 is equals to, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते कि नहीं? R1 upon R2 is equals to P1 upon P2 root of M2 upon M1, ठीक है ना? पहले इतना लिखो, फिर हम लोग रेट वगैरह को डिफाइन करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा इसमें। ये लिख दिया इतना, जनरल इक्वेशन मिल गया हम लोगों को ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? अब मुझे बताओ रेट क्या होता है? रेट का मतलब क्या होता? रेट का मतलब होगा मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, है या ना? तो मोल्स में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को तुम लोग रेट बोलेंगे। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम को हम लोग रेट बोल सकते हैं। थोड़ा रेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मोल्स अपॉन टाइम, है ना? मैं बोलूँ R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होगा? N1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई N2 अपॉन T2। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? ये समझ में आ रहा है? चलो दूसरे तरीके से थोड़ा रेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो रेट को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लो मेरे पास में एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा? V1, ठीक है? इसमें कुछ गैस था बेटा, गैस निकल गया। ये कंटेनर कैसा है? फ्लेक्सिबल कंटेनर है। कैसा बेटा? फ्लेक्सिबल कंटेनर। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? तो इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल कंटेनर में बोल सकता हूँ प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो कुछ गैस निकल जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? घट के V2 हो जाएगा, है ना? इसमें होल हो गया, गैस निकल रहा था, तुम्हें कुछ टाइम बाद पता चला, तुमने आके रोक दिया, वॉल्यूम कितना हो गया? V2। तो रेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यस सर नो सर? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट को। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज ऑल्सो रेट, यस सर नो सर? तो हम लोग बोल सकते ना R1 अपॉन R2 will be equals to delta V1 upon delta T1 whole divided by delta V2 upon delta T2। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो अगर मेरे पास में कंटेनर कैसा होता? रिजिड कंटेनर कैसा होता? और रिजिड मतलब क्या होता बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट होता। तो किसमें चेंज आता? प्रेशर कम होता कि घटता?
प्रेशर कितना होगा P1, गैस निकल जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, इसका कंटेनर का प्रेशर, कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा सेम, प्रेशर कितना हो जाएगा P2। तो प्रेशर क्या कर गया बेटा, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, कम कर जाएगा ना। तो हम लोग रेट को डिफाइन कर सकते हैं, रेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज प्रेशर ड्रॉप्ड पर यूनिट टाइम, हाँ या ना। Yes, sir. प्रेशर ड्रॉप्ड पर यूनिट टाइम, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो रेट का मतलब आर हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आपसे मुझे R1 अपॉन आर टी किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T1 डिवाइड बाय डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T2। कोई दिक्कत, लिखो इन सब कहानी को। रेट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। रेट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब रेट ही होता है कि नहीं होता, अलग अलग बात है क्या। तुम यहाँ से घर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ये क्या है, तुम्हारा रेट है, चलने का रेट, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ गैस निकलेगा तो उसका उसको वेलोसिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रेट को मैं वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ और डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। ये सर ही बोल रहा हूँ, कुछ दिमाग में जा रहा है तुम्हारे, कह रहा है तभी ये सर बोल रहा हूँ, नहीं तो हूँ बोलते हो। ठीक है बेटा। तुम लोगों को तक्षशिला के बारे में कैसे पता चला था, कॉल आया था। अच्छा, कॉलेज से पता चला। वो लोग जानते नहीं है ना तक्षशिला के बारे में, मतलब यही जानते हैं आगरा में सेंटर है। ये भी तो अभी खुला है। ये तक खिलाने वाला है। नहीं मैं जानती थी, 11th में सुना था, एक में सुना था। इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। ये वाली ब्रांच तो आगरा में भी खुली है ना। एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसका। 1 साल हो गया बेटा। कहीं पोस्टर निकल रहा है। मेरे 6 साल निकल। इसका पोस्टर तो नहीं है। अरे देखो हम्म, तभी हमारे पास बच्चे भी कम है ना। जानते नहीं होता है। सब कॉल महीना करके बुलाओ बच्चों का आने में अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है, हम क्यों देती नहीं। और जिनका कॉल नहीं आता उन वाले क्वेश्चंस में कुछ जाओगे, लेकिन जिनका कॉल आता है वो विजिट करने के लिए चाहते ही होता है। बच्चों का ये है डेढ़ साल समझिए, जहाँ नाम जो है बस नहीं जाते हैं सब। एक ही कुछ असली चीज को ऐसा सोचते हैं कि तो ऐसा ही होगा। ये तो बहुत पहली प्रायोरिटी होती है। इसलिए आईफोन्स महंगे आते हैं। इफेक्ट है बेटा, बिल्कुल अभी सब वही मांगते हैं। महंगा हो तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। हो गया। हो गया, चलो चलो हम लोग क्या लिख रहे थे, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल, P1 अपॉन P2 रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ऐसा लिख रहे थे, हाँ या ना। तो R1 अपॉन R2 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, V1 अपॉन V2 वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, D1 अपॉन T1 D1 अपॉन T1 डिवाइड बाय D2 अपॉन T2, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अच्छा रेट को ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा V1 अप
डेल्टा V1 अपॉन T1 डिवाइड बाय डेल्टा V2 अपॉन T2। डेल्टा V मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में रेट लिखे थे, यस सर। इसको लिख सकता हूँ डेल्टा P1 अपॉन T1 डिवाइड बाय डेल्टा P2 अपॉन T2। इसको लिख सकता हूँ डेल्टा N1 अपॉन T1 डिवाइड बाय डेल्टा N2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ठीक है, ये ग्राम्स लॉ। ठीक है बेटा, इनमें से कोई भी एक वेरिएबल का रिलेशन आपसे मुझसे पूछ लेगा, हो सकता है डिस्टेंस पूछे, हो सकता है वेलोसिटी पूछे, जो भी पूछे आप कर सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस। कहाँ चले गए हम बोलो, हो गए ये? अच्छा पानी देखें क्या वापस इसमें कर दो, मैंने पिया कम है आज। हो गया? इनका दिमाग चलता है कैसे? चलता मतलब और क्या था इन लोगों का, आज पबजी थोड़ी था खेलने के लिए। बेटा सुविधाएं कम थी तो दिमाग ही चलता था, ये सुविधाएं ज्यादा हैं। एक बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, यही है। तो जरूरतें बहुत ज्यादा थी। क्वेश्चन लिखो, लिखो 1 मोल ऑफ N2 1 mole of N2 at 0.8 atm takes 38 seconds to diffuse through a orifice whereas 1 mole of unknown gas 1 mole of unknown gas at 1.6 atm takes 57 seconds to diffuse through the same orifice find the molecular weight of unknown gas, find the molecular weight of unknown gas। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन लिख देना वो। तो 32 ml of H2 diffuses in 10 minutes what volume of SO2 will diffuse in 1 minute under same condition। तो HCl ये क्वेश्चन IIT ने पूछा है 5-6 बार।
तो मैं लिख रहा हूँ। केमिस्ट्री क्लास अभी 12 की प्रॉपर की हम्म। कितना टाइम हो गया स्टार्ट में कितना टाइम हो गया क्लास खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है एक्चुअली बच्चा है प्रॉपर का उसे क्लास चाहिए केमिस्ट्री अभी नहीं बैठा सकते, अभी खत्म हो गया, क्या बताएंगे उसको। The HCl gas under 1 atm and The SCL under SC. हाँ SCL under SC. the HCl gas under 1 atm, ठीक है ना, and NH3 gas under p atm. were diffused into 1 meter long capillary tube from both ends, ठीक है ना, from both ends separately. से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख ली ना। तो the white PPT of NH4Cl was formed at 60 centimeter distance from the end HCl, ठीक है ना। कैलकुलेट P, समझ रहे हो कुछ, एक तरफ से HCl डाल, एक तरफ से NH3। चौथा क्वेश्चन बेटा, ये भी क्वेश्चन IIT ने पूछा है एडवांस ने, ठीक है ना। द प्रेशर, चलिए क्वेश्चन में तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देता हूँ, ये तो लिख दिया ना, और तो एक क्वेश्चन और देना तुम लोगों को, भेज देता हूँ। चलो ठीक है बेटा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोग इनको करके लाना, मिलते हैं। हाँ समय तो कम किया है बेटा।